हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे IFRS 5। IFRS 5 किसका है? नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को DCO भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये हम किसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं? ACCA SBR के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसे ये नॉन करंट असेट्स है, मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये क्या है? फॉर सेल। तो इसी को ही डिस्कस करेंगे। इस स्टैंडर्ड में टोटल दो बातें डिस्कस करनी है मेनली अपन को। एक तो नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, और सेकंड इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सर, ये नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल मतलब क्या होता है? यहां से चालू करते हैं मीनिंग से। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉन करंट असेट्स क्या होती है? लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई भी बायोलॉजिकल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब क्या है? नॉन करंट असेट्स के एग्जाम्पल है। अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है इनके। प्रॉपर्टी IAS 16, IAS 38, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40, बायोलॉजिकल असेट्स या एग्रीकल्चर 41, ठीक है। कैपिटल WIP तो इसी के साथ ही आ जाता है। तो ये सारी जब नॉन करंट असेट्स हैं, अगर इसको हम बेचने के लिए रखेंगे तो क्या होगा? मीन्स हम इन सबको, वैसे नॉन करंट असेट्स या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? असेट हेल्ड फॉर यूज। बट अब की बार हम असेट हेल्ड फॉर क्या कर रहे हैं? सेल। मीन्स हम इसका जो बेनिफिट है, इन असेट्स का जो बेनिफिट है, वो यूज करके नहीं कमा रहे, वो हम इसको सेल करके, जो इससे इसकी जो अमाउंट है वो हमें क्या मिलेगा? सेल करके मिलेगा, पैसा बेचने से मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं? असेट हेल्ड फॉर सेल। कई बार बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा कि जब असेट्स यूज नहीं होती, जैसे मान लो आपके पास आपका कोई बिजनेस है और उसमें आप पहले कोई पिकअप वैन, जो अगर आपने सुना हो, डिलीवरी वैन जो यूज आती है, या कोई डिलीवरी ट्रक गुड्स को डिलीवर करने के लिए काम में आता है, अब आपके यूज नहीं आ रहा, अब आप उसको बेचना चाहते हो, ठीक है। तो वो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, ये इस स्टैंडर्ड में बताया गया है। ऐसे ही सेकंड चीज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो लास्ट में पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और नॉन करंट असेट फॉर हेल्ड फॉर सेल, ये इंडिविजुअल असेट्स भी हो सकती है। मतलब जैसे हमने केवल एक अपनी कार बेचने के लिए रख दी, ठीक है, कार बिजनेस में यूज आ रही थी और उसको हम अब सेल करना चाहते हैं। या फिर ग्रुप ऑफ असेट्स भी हो सकता है। जब वो ग्रुप ऑफ असेट होगा तो उसे बोलेंगे हम डिस्पोजल ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर हम अपनी कुछ असेट्स और कुछ लाइबिलिटीज, मतलब एक छोटा सा पार्ट बेचना चाहें, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्पोजल ग्रुप। ये स्टैंडर्ड F7 में भी कवर था, और 90% चीज़ें सेम है F7 की, सारी कैलकुलेशंस वगैरह सेम है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि रिपीटेशन चल रहा है चीज़ों का, बट क्या करें, अपने स्टैंडर्ड तो है ही कोर्स में, तो अपन पढ़ेंगे इसको पूरा अच्छे से, बेसिक से पढ़ेंगे। जिनका अगर बेसिक क्लियर नहीं भी होगा तो उनको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम ये देखते हैं डेफिनेशन क्या है। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल says that a non-current asset or disposal group should be classified as held for sale if its carrying amount will be recovered primarily through the sale transaction rather than the continuing use। सिंपल क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी असेट्स को, उसका पैसा कैसे निकालें? बेच के, असेट्स को बेच के निकालें, ना कि यूज करके, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक तो नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और डिस्पोजल ग्रुप की बातें करेंगे। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? इंडिविजुअल असेट्स ना होके ग्रुप ऑफ असेट्स है, ठीक है। सिंपल ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट एंटिटी इंटेंड टू डिस्पोज ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब एक कंपनी है, 4-5 असेट्स है, चारों पांचों असेट्स को कंपनी बेचना चाहती है, तो उसे बोलेंगे डिस्पोजल ग्रुप।
अब बात करते हैं मेनली अकाउंटिंग पार्ट की। सर क्या अकाउंटिंग में चेंज आएगा? आप बताइए, आपने F7 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में, तो क्या क्या चेंज आता है? क्या वैल्यू करते समय कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। वैल्यू कैसे करेंगे? लोअर ऑफ, किसका लोअर ऑफ? कैरिंग अमाउंट, मतलब बुक वैल्यू जो बुक्स में आ रही है वो, या फिर क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सबसे पहले तो वैल्यू करने में चेंज आता है। वैल्यू कैसे होगा? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। सेकंड क्या चेंज आएगा? इसके प्रेजेंटेशन में। ये हम किसकी बातें कर रहे हैं? हेल्ड फॉर सेल की, असेट्स हेल्ड फॉर सेल, और किसकी बात कर रहे हैं? डिस्पोजल ग्रुप की। ठीक है, दोनों की अकाउंटिंग सेम जैसी होगी, सेम ही होगी। तो प्रेजेंटेशन में क्या चेंज आएगा? नॉन करंट असेट्स को आप कहाँ दिखाते हो? ऑब्वियसली नॉन करंट असेट्स में। लेकिन अब की बार जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो नॉन करंट असेट्स को कहाँ दिखाएंगे? हेल्ड फॉर सेल को करंट असेट्स में दिखाएंगे। और करंट असेट्स में क्या लिखेंगे? नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। और तीसरी बात, जब भी आपने असेट्स हेल्ड फॉर सेल जब हो जाएगा, जब भी असेट आपकी हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो उस केस में, जब भी नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो उस केस में हम अब डेप्रिसिएशन असेट्स पे नहीं लगा सकते। नो डेप्रिसिएशन फर्दर। क्या समझ में आया बताओ? सबसे पहले तो वैल्यू निकालने में चेंज आएगा। तो वैल्यू कैसे निकलेगी? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो मान लो बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रहा है 10 लाख का, बट उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है 8 लाख की, तो 8 लाख पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट ये जो 2 लाख जो लॉस हो गया ना, ये 2 लाख का, इसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलेंगे इसको? इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे। इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बैलेंस शीट में? करंट असेट्स में दिखाएंगे, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। और अब कभी भी फ्यूचर बेस्ड असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। कब? जब ये असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगी तब। तो असेट हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन क्या है? वो नॉन करंट असेट जिसकी कैरिंग अमाउंट हम रिकवर करेंगे थ्रू अ सेल ट्रांजेक्शन रादर देन द कंटिन्यूइंग यूज। ठीक है सर, कुछ कंडीशंस होती है क्या कि कब असेट को नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा? बताओ, कुछ कंडीशंस होती है क्या? याद होगा आपको F7 में 2 तरह की कंडीशन होती है। पहली बात तो कि अगर हम असेट हेल्ड फॉर सेल रख रहे हैं तो इट इज अवेलेबल फॉर सेल, राइटिंग गंदी थोड़ी सी है ना, इट इज अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। मतलब हम असेट्स को बेच पाए उसकी प्रेजेंट कंडीशन में, मतलब कोई उसमें मेजर इंप्रूवमेंट बाकी नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पिकअप वैन है, ठीक है, या डिलीवरी वैन ट्रक है, और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर अभी इंजन के अंदर काम होना बाकी है। ठीक है, और इंजन के काम में अभी, क्योंकि जब तक इंजन का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको कोई खरीदेगा नहीं। मैं इस पिकअप वैन को काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा था, बट मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं इस पिकअप वैन को बेचना चाहता हूँ, बट इसके इंजन में कुछ खराबी है, तो मुझे इसको मैकेनिक के पास भेजना पड़ेगा। इसमें काफ़ी खर्चा आएगा, टाइम लगेगा, तो तब तक ये अवेलेबल नहीं है बेचने के लिए, नहीं है ना बेचने के लिए अवेलेबल, तो इसको हम असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड क्या? सेल इज हाईली प्रोबेबल। सेल इज, क्या बोल रहे हैं? हाईली प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या होता है बताओ? मतलब कितना % चांस होना चाहिए?
मोर देन 50% चांस होना चाहिए कि असेट को बेच देंगे। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आती है बताओ, याद करो F7 की। जैसे कि हमने प्लान बना दिया है, मतलब मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया है असेट को सेल करने का। मैनेजमेंट इज कमिटेड फॉर द प्लान, ऐसे करके कुछ कंडीशंस थी कि जो हम प्राइस मांग रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो मांग रहे हैं वो रीजनेबल है मार्केट प्राइस के। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते तो हम कुछ भी, कोई हमारे पास कस्टमर आता है उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो हम कुछ भी उल्टी सीधी प्राइस बता देते हैं ताकि वो असेट्स बिके ही ना। ठीक है, अब मान लो इस पिकअप वैन की कीमत है 5 लाख आज मार्केट में डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद, लेकिन हम मांग रहे हैं 15 लाख रुपए। तो मतलब हम बेचना ही नहीं चाहते, इसका मतलब तो ये है। तो प्राइस क्या होनी चाहिए, रीजनेबल इन रिलेशन टू मार्केट, प्लस हम एक्टिवली बायर को क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। जरूरी नहीं कि बायर मिला हो, बट एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट कि हमें उम्मीद है कि सेल जो होगी कंप्लीट हो जाएगी विद इन द 1 ईयर। क्लियर क्या? तो ऐसे करके कुछ कंडीशन होती है, अगर आपको याद होगा तो, कि सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए, और इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये सारी की सारी। और दूसरा, असेट इज अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली इन द प्रेजेंट कंडीशन, मतलब कि कोई मेजर इंप्रूवमेंट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी भी बेचना चाहें तो असेट्स बिक सकती हो। ठीक है, तो IFRS 5 रिक्वायर दैट कंडीशंस टू बी मेट बिफोर एन असेट्स और डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आइटम इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो ये पहली मेन कंडीशन है। सेकंड, सेल इज हाईली प्रोबेबल, मीन्स मोर देन 50% चांस है। ये नहीं बोल रहा कि सेल कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है, बस ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, 100% कंफर्मेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा देखो जरा, क्या क्या लिख रखा है, पढ़ो। मैनेजमेंट इज कमिटेड टू प्लान टू सेल द आइटम। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड है, ठीक है, बेचने के लिए। एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर हैज बीन इनिशिएटेड, मींस जैसे हमने असेट को OLX पे डाल दिया, ठीक है, तो हमने बायर को ढूंढने का काम चालू कर दिया है। एडवर्टीजमेंट देना चालू कर दिया मान लो, ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया है मान लो। द आइटम इज बीइंग एक्टिवली मार्केट एट द रीजनेबल प्राइस इन रिलेशन टू करंट फेयर वैल्यू। फिर द सेल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड विद इन द 1 ईयर। सेल हमें लगता है कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। इट इज अनलाइकली दैट प्लान विल चेंज सिग्निफिकेंटली और बी विड्रॉन, और ऐसा ना हो कि फ्यूचर में प्लान क्या हो, चेंज हो जाए या फिर विड्रॉ हो जाए। तो अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम मानेंगे सेल इज हाईली प्रोबेबल। और सेकंड चीज क्या हो कि इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आपको याद हो तो F7 में ऐसे करके MCQ बना देते थे, विद इन 1 ईयर की जगह विद इन 6 मंथ्स 3 मंथ्स रख देते थे। बट अब ऐसा SBR के अंदर इतना छोटा क्वेश्चन पूछेगा ये तो इसके चांसेस बिल्कुल निल है, ना के बराबर है। ठीक है, तो हम अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएगी तब हम मानेंगे कि असेट हेल्ड फॉर सेल है या डिस्पोजल ग्रुप है। ठीक है, डिस्पोजल ग्रुप और असेट हेल्ड फॉर सेल हैंड इन हैंड चल रहा है, मतलब साथ के साथ चल रहा है। क्लियर क्या? अलग से अपन को समझने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा, अगर मान लो हम असेट्स को बेच नहीं रहे, एबेंडन कर रहे हैं, या फिर वाउंड डाउन ग्रेजुअली, मतलब पूरी धीरे धीरे खराब हो जाएगी, हम बेच नहीं रहे इसको, छोड़ दी हमने असेट्स, इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस वो पड़ी है हमारे जंक यार्ड के अंदर पड़ी है ओनली। ठीक है, हमने असेट्स को अपने जंक यार्ड में पड़ा रखा है, तब भी क्या इसको असेट हेल्ड फॉर सेल मानेंगे क्या? नहीं, तब असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है। तब तो हम केवल उसको सिंपल बेच थोड़े रहे हैं, उसको छोड़ दिया हमने इस्तेमाल करना, तब हम ये नहीं कह सकते कि एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तब IFRS 5 अप्लाई नहीं होगा। क्लियर क्या? अच्छा, अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो IFRS 5 अप्लाई हो जाएगा। IFRS 5 अप्लाई होते ही
जो अपन ने डिस्कस किया क्या, वो 3 अकाउंटिंग के तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या, कि बुक्स में कैसे दिखाएंगे, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, और इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स में दिखाया जाएगा नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल करके। हाँ, अब मान लो कोई डिस्पोजल ग्रुप है, तो डिस्पोजल ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। 4-5 मान लो, 4 तो असेट्स हैं, ठीक है, और एक लाइबिलिटी है, हम ये 5 चीजें बेच रहे हैं। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, करंट असेट्स में नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, ये चारों आइटम लिख देंगे, ठीक है। ये तो असेट्स के हो गए, और एक आइटम लाइबिलिटी का है, ये कहाँ जाएगा, करंट लाइबिलिटी के अंदर। क्लियर क्या, ऐसे करके दिखाएंगे फिर। मतलब सेट ऑफ करना अलाउ नहीं है। जैसे मान लो ये 4 असेट्स 5 लाख की है और लाइबिलिटी 1 लाख की है, तो अब 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख नहीं दिखा सकते। असेट्स को असेट्स में दिखाना पड़ेगा, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। और जब आपने एक बार असेट्स को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया, तो अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि असेट्स को अब आप यूज नहीं ले रहे, ठीक है ना, आपने उसको बेचने के लिए रख दिया एक तरीके से। अब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है 2-3, वो कर लेते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है ये स्टैंडर्ड। ये एसबीआर का क्वेश्चन है, बताओ, पढ़ के बताओ खुद, क्या ये असेट हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई होगा, नहीं होगा। H is preparing its financial statement for the year ended 31st December 2007. On 1st December 2007, the entity became committed to plan to sell a surplus office property and has already found a potential buyer. ठीक है, तो कंपनी बोल रही है कि कंपनी कमिटेड है, एक कंपनी ऑफिस प्रॉपर्टी बेचना चाहती है और उसके लिए पोटेंशियल बायर भी कंपनी ने ढूंढ लिया है। On 15th December, a survey was carried out and it was discovered that building had a dry rot. Dry rot क्या होता है, जैसे दीमक होती है ना, वैसा कुछ फंगस वगैरह लग गई बिल्डिंग में। एंड सब्सटेंशियल रेमेडियल वर्क वुड बी नेसेसरी। बताओ, अब 15 दिसंबर को ये पता लगा हमें कि अभी तो बिल्डिंग में बहुत सारा रिपेयर कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस पर दीमक लग गई है। The buyer is prepared to wait for the work to be carried out, but the property will not be sold until the problem had been rectified. This is not expected to occur until summer 2008. Can the property be classified as held for sale? सोचो जरा, क्या ये assets held for sale classify हो सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, नो। बताओ क्यों नो, क्योंकि asset is नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन इमीडिएटली। ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। द आइटम इज अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। भाई उस पे तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 2008 तक ये होगा ही नहीं काम पूरा, अभी तो 2007 ही चल रहा है, और उसके बिना प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है रिपेयर के बिना। क्लियर क्या, तो ऐसे क्वेश्चन एसबीआर में आ सकते हैं। यही पैटर्न होता है, एसबीआर में ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको इसमें आंसर में शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, आप इसमें लिखोगे कि असेट हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन क्या होती है, कि प्राइमरी जो इसमें कैरिंग अमाउंट होती है वो सेल करके हम रिकवर करते हैं रादर देन यूज। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें, कि कंडीशंस के बारे में बताओगे कि द आइटम इज अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, द सेल इज हाईली प्रोबेबल। फिर आप लिखोगे कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो पहले आपको जो डेफिनेशन है, ज्ञान की बातें हैं, वो लिखनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखो, अ सब्सिडरी एंटिटी बी इज फॉर सेल एट अ प्राइस ऑफ 3 मिलियन। तो एक सब्सिडरी है, ठीक है, उसको हम इज अवेलेबल फॉर सेल, इज फॉर सेल, ठीक है ना, बेचने के लिए तैयार है, और उसको हम 3 मिलियन में बेचना चाहते हैं। देयर हैज बीन सम इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर बट नो सेल एज ऑफ येट। लोगों ने इंटरेस्ट तो जगाया है खरीदारों ने कि खरीदेंगे, लेकिन अभी तक सेल हुई नहीं है। वन बायर हैज मेड अ ऑफर ऑफ $2 मिलियन बट द डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द ऑफर। और एक बायर ने 2 मिलियन का ऑफर लगाया है, वैसे हम बेचना कितने में चाहते हैं, 3 मिलियन में। डायरेक्टर ने मना कर दिया।
द डायरेक्टर हैव जस्ट रिसीव्ड एडवाइस फ्रॉम देयर अकाउंटेंट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 2.5 million. They have decided not to reduce the sale price of B at the moment. Can the subsidiary be classified as held for sale? बताओ भाई, इसको हम held for sale मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते. क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि चलो assets is available for sale in the present condition immediately, ये तो fulfill हो रही है. But second condition क्या है कि sale must be highly probable. और highly probable के अंदर कुछ कंडीशन है, उसमें कहाँ इशू फंसेगा? यहाँ पे प्राइस होनी चाहिए रीजनेबल इन रिलेशन टू मार्केट वैल्यू. डायरेक्टर क्या प्राइस मांग रहे हैं? 3 million, बट मार्केट वैल्यू क्या है? कंपनी का खुद अकाउंटेंट बोल रहा है 2.5 million की मार्केट वैल्यू है, तो ज़्यादा मांग रहे हो, तो इसलिए इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. क्लियर क्या? ये ड्राई रॉट है ना, जैसे फंगस वगैरह लग जाती है ना किसी भी बिल्डिंग को, इस तरीके से हो जाता है. अब ये इसका आंसर है. आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हो. कैसे करेंगे मेजर असेट्स को अभी देखते हैं. देखो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. असेट्स में नॉन करंट असेट्स आ गई, ये तो वो असेट्स है जो हम बिजनेस में अभी भी यूज करेंगे, ठीक है. फिर ये करंट असेट्स आ गई. करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, और देखो इसमें मेन करंट असेट्स क्या आ गई? नॉन करंट असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. ध्यान रखना इसमें से लाइबिलिटी लेस नहीं करी है. लाइबिलिटी अगर डिस्पोजल ग्रुप होगा, ठीक है ना, तो लाइबिलिटीज को अलग से दिखाना पड़ेगा. कहाँ पे? करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाना पड़ेगा. सेट ऑफ अलाउ नहीं होता है. एक क्वेश्चन देखते हैं, F7 का क्वेश्चन है, बट आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे अकाउंटिंग होती है. On 1st January 2001, Michelle Company bought a stamping machine for $20,000. It has expected useful life of 10 years and nil residual value. On 30th September 2003, ठीक है, अपन ने एसेट कब खरीदी? 1st January 2001. बात कब की कर रहा है? 30th September 2003. कितना टाइम हो गया? 2 years and 9 months. Michelle Company decided to sell the machine and start actions to locate a buyer. कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई असेट्स को बेचेंगे और लोकेशन बायर की चालू कर दी, मतलब टू एक्शंस टू लोकेट अ बायर चालू कर दिया. द मशीन आर इन शॉर्ट सप्लाई, सो मिशेल इज कॉन्फिडेंट दैट द मशीन विल बी सोल्ड फेयरली क्विकली. 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएगी. क्यों? क्योंकि मशीन क्या है? कम है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इतनी डिमांड ज़्यादा होगी. इट्स मार्केट वैल्यू एज एट 30th September 2003 इज $13,500 and cost $500 to dismantle the machine and make it available to the purchaser. तो एक कॉस्ट टू सेल कितनी बता रहे? $500 की कॉस्ट टू सेल लगेगी. द मशीन हैज़ नॉट बीन सोल्ड एट द ईयर एंड. अभी तक ईयर एंड पे हमने असेट्स को नहीं बेचा है. अब आपसे बोल रहा है 31 दिसंबर के अंदर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ. कंडीशंस तो सारी फुलफिल हो रही है. असेट इज अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली, ठीक है. और सेकंड, सेल इज हाईली प्रोबेबल. सेल इज हाईली प्रोबेबल कैसे? कि हमने बायर को ढूंढना चालू कर दिया है और मार्केट में शॉर्टेज है, तो कॉन्फिडेंट दैट द मशीन विल बी सोल्ड फेयरली. बस इतना ही कहेगा, इससे यार डायरेक्शन नहीं कहेगा क्वेश्चन आपको, है ना, इससे यार डायरेक्शन नहीं देगा. समझ जाना है इसमें अपन को. तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालते हैं ऑन 30th September 2003, ठीक है. ये अकाउंटिंग किस दिन अप्लाई होगी? जिस दिन वो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई होगा. यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल किस दिन क्लासीफाई होगा? असेट 30th September 2003, ठीक है. तो 1 जनवरी 2001 से लेकर 2 साल 9 महीने हो गए, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं. 20,000 की कॉस्ट है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 50 ईयर्स की लाइफ है, नहीं 10 ईयर्स की लाइफ है, सॉरी. 20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 2,000. तो शुरुआत के 2 सालों का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,000. तो वैल्यू कितनी आ गई? 16, ठीक है. 9 मंथ का डेप्रिसिएशन और लगा देते हैं 2003 का, तो 2000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, मतलब 1500 का डेप्रिसिएशन और आ जाएगा. तो वैल्यू कितनी बच गई? 16,000 माइनस 1500, 14,500 हो गई वैल्यू ऑन 30th September 2003.
ये तो हो गई कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हमेशा आपको उस दिन की चाहिए जिस दिन हमने असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया। ठीक है, कैरिंग अमाउंट में आप डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट जो लगाना है रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के साथ लगा दो। ठीक है, कि कॉस्ट रिवैल्यूएशन हो सकता है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं, तो आप 30 सितंबर मतलब जिस दिन तक की एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो रही है उस दिन तक का सारा दूसरे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर लो। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन लगना है तो डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं एज पर IAS 16 तो रिवैल्यूएशन भी करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, इम्पेयरमेंट करना है तो इम्पेयरमेंट कर दो, जो करना है दूसरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कर लो। अमोर्टाइजेशन होगा तो अमोर्टाइजेशन कर दो और यहाँ तक वैल्यू ले आओ। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चेक करो, कितना है फेयर वैल्यू 13,500 का, उसमें से कॉस्ट टू सेल कितना है $500 का, तो 13,000 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ये है और ये फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल है, तो 1500 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक्स में आ जाएगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस एज पर किस स्टैंडर्ड आया, ये IFRS 5 आया। क्लियर क्या? अब बुक्स में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी एसेट्स की 14,500। क्या अब हम इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे फ्यूचर में? नो डेप्रिसिएशन। और इसको हम बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, हेडिंग ऊपर लिख देंगे करंट एसेट्स। ठीक है, तो अब देखो 14,500 आ गया और इसको पढ़ लेना, इट विल बी नो लॉन्गर बी डेप्रिसिएटेड वंस रिक्लासिफाइड। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो। ऑन 1 जनवरी 2001 AB एक्वायर अ बिल्डिंग फॉर $2 lakh with an expected life of 50 years. On 31st December 2004 AB put the building for immediately sale. ठीक है, अब कितने साल हो गए? 2001 पूरा हो गया, 2, 3 और 4 मीन्स 4 साल बाद हमने असेट्स को इमीडिएट सेल पे लगा दिया। कॉस्ट टू सेल कितनी दे रखी है? $10,000 की। ठीक है, आउटलाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इफ द बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू एट 31st December ऑफ 220 और 110। तो पहले तो ए वाला सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चलो कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि कैरिंग अमाउंट चाहिए हमें। कैरिंग अमाउंट किस दिन की निकालते हैं? ऑन 31st December 2004। तो 2 लाख अपॉन कितना 50 ईयर्स इंटू कितना 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो 16,000 डेप्रिसिएशन आ गया और 2 लाख माइनस 16,000 कर दोगे तो कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? 184 का कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू दे रखी है अपन को। ठीक है, इसमें से कॉस्ट टू सेल तो माइनस करनी पड़ेगी, यहाँ पे कर देते हैं। देखो माइनस 2,10,000 और माइनस इधर भी 10,000 तो 1 लाख। ठीक है, अब ए पॉइंट पे आते हैं। कैरिंग अमाउंट है 184 की और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 210 का। दोनों में से लोअर सेलेक्ट करो तो कैरिंग अमाउंट कितनी 184 की आएगी, मींस नो इम्पेयरमेंट। फर्स्ट केस में कोई इम्पेयरमेंट होगा क्या? नहीं होगा, और हम लिख देंगे ज्ञान की बात कि ये एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है और इस पर अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सेकंड केस में कैरिंग अमाउंट कितनी है? 184 और सेकंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 1 लाख। तो 84,000 का क्या बन गया? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे लेवल के हैं? ये F7 लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन भी किस लेवल का है? F7 लेवल का। क्या ऐसे क्वेश्चन SBR में आते हैं क्या? चांसेस कम है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? बाकी ताकि आपको अगर कुछ पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कैलकुलेशंस में दिक्कत होगी, तो वो सब दूर हो जाएगी यहाँ पे।
और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हमें स्टैंडर्ड आ गया। बाकी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना थोड़े से चांसेस कम है एसबीआर के अंदर। कैसा क्वेश्चन आता है जो स्टार्टिंग में देखा था ना कि ये वाला इस तरीके का आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये है भी एसबीआर का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नैश, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नैश परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर 1 million and attributed it a useful life 50 years। ठीक है, नैश यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल टू अकाउंट फॉर इट्स बिल्डिंग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एसबीआर के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन। ऑन 31 December 2002 दिस बिल्डिंग वॉज रिवैल्यूड टू 1.2 million and on 31 December 2003 द बिल्डिंग मेट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सीधा दे दिया आपको कि बिल्डिंग ने क्राइटेरिया मीट कर दिया किसका, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन का। इट्स फेयर वैल्यू वॉज डीम्ड टू बी 1.1 million and the cost necessary to sell the building were estimated to be $50,000. Nash does not make a revaluation transfer in respect of excess depreciation required, discuss the accounting treatment of the above। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम यहां पे याद रखना रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। असेट कितने की है, 1 जनवरी 2001 को हमने असेट्स खरीदी है 1 मिलियन की है ना, 1 मिलियन कितना हो गया 10 लाख, तो मैं पूरा लिख देता हूं 10 लाख। और लाइफ कितनी है इसकी 50 इयर्स, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 इनटू, देखो पहली बार आप असेट को रिवैल्यू कब कर रहे हो 31 दिसंबर 2002, यहां से यहां तक कितने साल हो गए बताओ, 2 साल हो गए, तो 2 सालों का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं एक बार तो हम असेट्स पे। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 2 मीन्स 40,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 10 लाख की कॉस्ट है, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 9,60,000 वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2002 की। क्लियर क्या? अच्छा, अब हमने बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दिया 1.2 मिलियन में। 1.2 मिलियन मतलब कितना हो गया 12 लाख, ये असेट की रिवैल्यूड प्राइस हो गई। ठीक है, तो 2,40,000 बताओ कहां जाएगा, रिवैल्यूशन कर दिया तो अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में जाएगा। ये तो IAS 16 के हिसाब से हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अब असेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी बुक्स में, कैरिंग अमाउंट 12 लाख की आ जाएगी, और लाइफ रिमेनिंग कितनी रही है 48 ईयर्स रही है। 50 माइनस 2, ठीक है ना, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद। आपको पता है रिवैल्यूशन होने के बाद भी डेप्रिसिएशन लगता रहता है असेट्स पे IAS 16 के हिसाब से। ठीक है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 48 मीन्स अब डेप्रिसिएशन फॉर 2003 कितना हो जाएगा 25,000, तो ये हो जाएगा 11,75,000 बुक्स में वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2003 की। ठीक है, क्लियर क्या यहां तक? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है इट्स फेयर वैल्यू वॉज डीम्ड टू बी 1.1 मिलियन, और ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2003 को हमने ये असेट्स क्लासिफाइड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है, तो जब असेट हेल्ड फॉर सेल है तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप उस पर जो भी डेप्रिसिएशन लगना है, रिवैल्यूएशन करना है, इंपेयरमेंट करना है, जो नॉर्मल तरीके से होता है वो सब कर लो। ठीक है, तो अब इस असेट पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं ना। और असेट्स कितने की है, अब इसकी फेयर वैल्यू 11 लाख की, तो 75,000 का क्या हुआ बताओ, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। ये रिवैल्यूएशन लॉस कहां से चार्ज करोगे, आपके पास पहले का OCI रखा हुआ है 2,40,000 का, तो अब OCI का बैलेंस कम हो जाएगा, 240 माइनस 75 बचेगा, जो भी बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 165 का OCI रिमेनिंग बच जाएगा। और बिल्डिंग की अब बुक्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 11 लाख बुक्स में वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, किस दिन आ गई है? वही 31 दिसंबर 2003। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था रिवॉल्यूशन मॉडल अप्लाई करना है, तो रिवॉल्यूशन मॉडल अप्लाई करना है तो रिवॉल्यूशन करो ना पहले असेट्स का, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। अब क्योंकि ये असेट हेल्ड फॉर सेल भी हो चुकी है क्लासीफाई, ये कैरिंग अमाउंट आ रही है। अब कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किससे करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 11 लाख, ठीक है, माइनस कॉस्ट टू सेल कितना है? 50,000 है, कॉस्ट टू सेल 50,000 का, तो 10,50,000 क्या आ गया? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये वैल्यू आ गई। तो कैरिंग अमाउंट 11 लाख है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1050 है, तो अब इम्पेयरमेंट लॉस होगा कितने का? 50,000 का, की जाएगा P&L। सही है क्या? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको पढ़ना चाहिए, वापस से रिवाइज करना चाहिए इस क्वेश्चन को। इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे 50,000 का P&L में जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हो, देखो सॉल्यूशन को पूरा का पूरा, और लास्ट में इम्पेयरमेंट लॉस जो है 50,000 का, ठीक है, ये P&L में चार्ज हो जाएगा। अगर आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे, जैसे ये मैंने पॉइंट्स स्टार्टिंग में पढ़ाए नहीं आपको, वैसे तो वही सब बातें लिख रखी है, तो इनमें क्या लिख रखा है? आइटम क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल शुड अकॉर्डिंग टू IFRS 5 बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ द कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। और फिर ये इम्पेयरमेंट लॉस बता रहा है कि जो भी डिफरेंस होगा वो इम्पेयरमेंट लॉस में डालेंगे। अगर नॉन करंट असेट्स है, अब अभी जो क्वेश्चन किया ना वो इस पॉइंट के ऊपर बेस है। If a non-current assets is measured using a revaluation model and it meet the criteria for to be classified as being held for sale, it should be revalued to fair value immediately before it is classified as held for sale। क्या बोल रहे हैं? पहले आप रिवोल्यूशन कर दो, सबसे पहले है ना, डेप्रिसिएशन लगा के रिवोल्यूशन कर दो, ठीक है। इट इज देन रिवैल्यूड अगेन एट लोअर ऑफ द, और उसके बाद फिर आप क्या करो? फिर वो जो ये वाला ऊपर फॉर्मूला है ये लगाओ, ठीक है। और अब की बार जो डिफरेंस होगा वो सेलिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो, और इसको हम P&L में चार्ज कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट में जो इम्पेयरमेंट लॉस निकला, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस क्वेश्चन में जो 50,000 का इम्पेयरमेंट लॉस निकला वो लास्ट में क्या है? ये सेलिंग कॉस्ट ही तो है, ठीक है ना, और ये P&L में गया है। ये हमेशा इतना ही निकलेगा अगर असेट्स रिवॉल्यूशन मॉडल पे है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पहले ही रिवैल्यू कर चुके हैं, और रिवॉल्यूशन में जो भी था डिफरेंस वो चार्ज कर चुके हैं फेयर वैल्यू तक का। तो वही फेयर वैल्यू 11 लाख थी, कैरिंग अमाउंट थी 1175, तो फेयर वैल्यू की वजह से डिफरेंस कितना आया? 75,000 कि फेयर वैल्यू कम हो गई। तो ये तो हमने रिवॉल्यूशन लॉस में चार्ज कर दिया, और बाकी जो भी वैल्यू कम हो रही है वो क्या बचेगा? फिर कॉस्ट टू सेल बचेगा ना ओनली। तो वो यही बात समझाने के लिए कह रहा है, ठीक है, समझा रहा है यहाँ पे, बट ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लाइड है ना, रिवॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, तो इसको याद करने की जरूरत क्या है इस लाइन को, ठीक है। अब मान लो कोई डिस्पोजल ग्रुप है, ठीक है, अब आप कोई डिस्पोजल ग्रुप बेच रहे हो, 4-5 एसेट्स आप एक साथ आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना, आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया, आपने फॉर्मूला लगाया लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इंपेयरमेंट लॉस आया। अब इंपेयरमेंट लॉस आया, जो भी आया, मान लो 1 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आया। अब असेट्स कितनी है? मान लो 4 असेट्स है, ठीक है, तो उसको कैसे हम इंपेयरमेंट लॉस को डिवाइड करेंगे? तो IAS 36 में जो फॉर्मूला लगाया गया है इंपेयरमेंट का वैसे करोगे, मतलब उसमें जो सीक्वेंस फॉलो होता है, उसमें क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले आप गुडविल को करते हो वहाँ पे, है ना, इम्पेयर्ड, तो 4 में से सबसे पहले गई गुडविल अगर है तो, वरना फिर बाकी जो असेट्स की वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, उस रेशो में एलोकेट करते हो। तो बिल्कुल वो सेम टू सेम करना है, ठीक है, IAS 36 का जो फॉर्मूला है जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे। तो बस इतना सा याद रखो इसके अंदर, असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्पोजल ग्रुप के अंदर। अब एक चीज और समझना, देखो, अब जैसे मान लो आपके पास एक लैंड है, ठीक है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 10 लाख की, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 8 लाख का, ठीक है, और ये असेट अब हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो चुकी है।
कंडीशंस मेट हो चुकी है, तो आप दोनों में से लोअर वैल्यू करोगे। लोअर कितना आएगा? 8 लाख। इस वजह से इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 2 लाख, जो कि आपने P&L में चार्ज कर दिया। ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब असेट हेल्ड फॉर सेल अभी आपने क्लासीफाई कर रखी है, बट अभी बिकी नहीं है। ठीक है, वापस से बीच में ईयर एंड आ गया। ये तो एक ईयर गया, मान लो 31 दिसंबर 2002 आया। ठीक है, इस दिन असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हुई। अब 31 दिसंबर 2003 को मींस फ्यूचर के अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी होगी इस एसेट की? इस पे डेप्रिशन तो वैसे भी नहीं लगा सकते लैंड पे, और IFRS 5 में आने के बाद तो किसी भी एसेट पे आप डेप्रिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी? 8 लाख, यही वाली। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मान लो, एक बार के लिए केस नंबर 1 ले लेते हैं, 5 लाख हो गई। ठीक है, तो ये जो 3 लाख का लॉस है, ये क्या कहलाएगा? वापस से इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा और P&L में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में से अपन को लोअर वैल्यू लेनी है, कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ध्यान समझना है ना। बट मान लो कि ये 5 लाख नहीं है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और ये है 12 लाख। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट चेक करा हमने 8 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 12 लाख। दोनों में से लोअर कितना है? 8 लाख। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया आपकी बार? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया आपकी बार नल। सही क्या? फर्स्ट टाइम पे इम्पेयरमेंट लॉस आया था, सेकंड टाइम में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक बार अगर आपने असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया, तो अगर अगले साल जब आप वापस से, अभी आपकी एसेट सेल नहीं हुई है और ईयर एंड आया, और जब आप वापस से वैल्यू करोगे, वैल्यूएशन करोगे, तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो क्या नेक्स्ट ईयर में गेन पॉसिबल है? क्या कभी भी गेन आएगा क्या आपका? नहीं। देख लो, 8 लाख से मैंने एक बार वैल्यू कम ले ली, एक बार 8 लाख से ज़्यादा ले ली, तो गेन आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता ना। बाद में क्या आएगा? लॉस ही आएगा, या फिर गेन और लॉस कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? बट ये लोग फिर भी यहाँ पे ये लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अगेन कैन बी रिकॉग्नाइज फॉर एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बट नॉट इन एक्सेस ऑफ द क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस। अरे तो भाई गेन आ ही नहीं सकता ना, कैसे आएगा? जब आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे, लोअर ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो गेन आ ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, ये कह रहा है गेन कैन बी रिकॉग्नाइज फॉर सब्सिक्वेंट इंक्रीज, मतलब पहली बार में तो आपने जैसे असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, और सेकंड मतलब आपने लॉस बुक करना था जो कर दिया फर्स्ट टाइम में। ठीक है, अब सेकंड टाइम में अब आप क्या कर रहे हो? दोबारा असेट्स को हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि वो अभी अब तक बिकी नहीं है, आपकी असेट्स सेल नहीं हुई है, तो अब वापस से रिवैल्यू वो वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये दोनों में से लोअर ही पकड़ोगे, तो लॉस गेन तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर भी इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा है कि अगर कोई गेन आता है तो उसको हम बाद में P&L में से, मतलब P&L में चार्ज कर सकते, P&L में क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गेन आएगा ही नहीं फ्यूचर के अंदर कभी भी। हाँ, अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने तो बोला था कि एसेट विद इन द 1 ईयर बिक जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा लग गया मान लो टाइम, तो ऐसा हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा लग जाए। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि अगर 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगा, ये डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और मैं आपको इससे पहले एक लास्ट समरी बता देता हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बताओ? हमने बोला असेट हेल्ड फॉर सेल और डिस्पोजल ग्रुप की बातें डिस्कस करी, और इस केस में हमें एक तो वो 2 कंडीशंस याद रखनी है कि असेट इज अवेलेबल इमीडिएटली फॉर सेल, और सेकंड सेल इज हाईली प्रोबेबल। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमें इसकी अकाउंटिंग और प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग में क्या है, हम कैसे वैल्यू करेंगे? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दोनों में से लोअर।
ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, करंट असेट्स में लिखेंगे, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, और इससे रिलेटेड लाइबिलिटी को सेट ऑफ नहीं करेंगे, करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। और तीसरी बात, अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बार अगर असेट्स आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया तो क्या फ्यूचर में गेन पॉसिबल है क्या? नहीं, इस असेट्स पे अब गेन पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर असेट्स आप नहीं बिकती है तो वापस से आपको यही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा, या तो लॉस आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। अब आते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे, डीसीओ। ये अपन ने जो अभी तक पढ़ा ना, ये डिट्टो सेम टू सेम F7 का है, कुछ भी इसमें से अभी तक नया नहीं पढ़ा है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, अब हम बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। मतलब कैसे कि जैसे कोई हम अपना कंपोनेंट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट या तो हम बेच चुके हैं, ठीक है, और कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, मेजर कंपोनेंट, या तो हमने उसको सोल्ड कर दिया है या फिर वो हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है, कोई मेजर कंपोनेंट है, या तो हम उसको बेच चुके हैं या फिर वो हेल्ड फॉर सेल है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट वो ज्योग्राफिकल वाइज भी हो सकता है, मतलब एरिया वाइज भी हो सकता है, या प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। ज्योग्राफिकल वाइज मतलब जैसे हम अपना बिजनेस पहले बहुत सारी कंट्रीज में करते थे, बट अब चाइना के अंदर हमने करना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट हमें उस एरिया से अब हटा रही है ना, उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस एरिया में कि अब आप अपना बिजनेस यहाँ से हटाइए। तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, बट अब हमें गवर्नमेंट ने यहाँ से हटा दिया, तो अब हमारा एक तरीके से मेजर कंपोनेंट बंद हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, डीसीओ बोलेंगे। या फिर हमारा पूरा प्रोडक्ट ही बंद हो गया। ठीक है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते थे, बट अब हम मान लो एयरलाइंस बिजनेस के अंदर डील नहीं करना चाहते। हमारा एयरलाइंस भी था, केमिकल सेक्टर भी था, और हमारा सपोज करो स्टील सेक्टर भी है, लेकिन हम ये दो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, एयरलाइन सेक्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो जब भी हम अपना मेजर कंपोनेंट सेल करेंगे या हेल्ड फॉर सेल करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट मतलब कि वो या तो प्रोडक्ट वाइज या जोग्राफिकल एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब मेजर वर्ड डिफाइन नहीं है कि मेजर मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कहलाएगा तो ये एसेट हेल्ड फॉर सेल ही, लेकिन देखो सुनो समझो एक चीज को, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी एसेट हेल्ड फॉर सेल तो है ही, है या नहीं है भाई। मान लो आप अपना एक मेजर प्रोडक्ट बंद कर रहे हो, एयरलाइंस बंद कर रहे हो, तो हो भले ही ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, लेकिन ये है तो एसेट हेल्ड फॉर सेल ही, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, आप इसको बताओ, क्या हर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक तरीके से एसेट हेल्ड फॉर सेल है क्या? हर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक तरीके से एसेट हेल्ड फॉर सेल है क्या? बिल्कुल है। जो भी बिजनेस आप बंद कर रहे हो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है, उसको आप बेचोगे तो वो एसेट हेल्ड फॉर सेल है। क्या हर एसेट हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है क्या? क्या एसेट हेल्ड फॉर सेल, हर एसेट हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है क्या? नहीं। मैं अपने बिजनेस में केवल अपना व्हीकल बेच रहा हूँ, गाड़ी बेच रहा हूँ, अपना लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जरूरी थोड़ा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। क्लियर क्या? तो हर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में एसेट्स तो होगी ही जिसको आप सेल करोगे। क्लियर क्या? अच्छा, अब अपन डेफिनेशन वाइज जाते हैं। तो IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स फॉर हेल्ड एंड DCU सेज दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ये कंपोनेंट है एंटिटी का दैट हैज बीन सोल्ड और विच इज क्लासिफाइड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, वो क्या हो सकता है, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से अलग हो, लाइक CGU हो, एक कैश जनरेटिंग यूनिट हो, अलग हो, ठीक है ना, या फिर पार्ट ऑफ प्लान टू डिस्पोज ऑफ ए सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, है ना, मतलब या तो हम सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हो या फिर एक CGU का पार्ट हो एक तरीके से, ठीक है, या फिर सब्सिडरी एक्वायर्ड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल,
मतलब हम कोई सब्सिडरी खरीदी हमने, केवल हम उसको रीसेल करेंगे। सब्सिडरी खरीदना मतलब एक कंपनी के शेयर परचेज करे हमने, अब हमने मोर देन 50% किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, हमें लगता है कि इस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने वाले हैं, तो हमने उसका बिजनेस एक्वायर करने के लिए शेयर नहीं खरीदे, बस हमने तो केवल इन्वेस्ट करने के लिए खरीदे, और जैसे ही उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएंगे हम उसको बेच देंगे। तो ये क्या हुआ, सब्सिडरी एक्वायर्ड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। या तो वो बेच दिया हो या फिर वो क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल हो। ठीक है, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होने का मतलब क्या है, वही सारी कंडीशन याद करो कि एसेट इज अवेलेबल इमीडिएटली फॉर सेल, ठीक है, इन द प्रेजेंट कंडीशन, द सेल इज हाईली प्रोबेबल, और फिर सेल इज हाईली प्रोबेबल के ये सब पॉइंट्स हैं, जो मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल, ऑपरेशन इज एक्टिवली, तो वही सारा का सारा पॉइंट रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। सर अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, तो देखो जो असेट हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग थी ना वही अप्लाई होगी। जैसे क्या मीन्स, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दोनों में से लोअर। ठीक है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, करंट असेट्स में दिखाएंगे, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, और ऐसी करंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, मीन्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में जो असेट हेल्ड फॉर सेल की जो अकाउंटिंग होती थी वो तो होगी एज इट इज, है ना, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब जो फोर्थ मेन बात है जो अलग है पहले से, वो क्या है, पी एंड एल में इफेक्ट आएगा। कहाँ पे चेंज आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। ठीक है, क्योंकि आप अपना एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने जा रहे हो, बंद करने जा रहे हो फ्यूचर के अंदर अपना। ठीक है, तो अब आप अपने पी एंड एल को एक तरीके से कैसे दिखाओगे, दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे, एक तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में और एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आपने अपनी सेल्स दिखाओ, रेवेन्यू मतलब, इसमें से जो भी एक्सपेंडिचर है जिसे हम सी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे, जीपी आ जाएगा, एडमिन कॉस्ट ये सब लेस हो जाएगा। ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो वो भी लेस कर देंगे, पीबीटी आ गया, टैक्स लेस कर देंगे, पीएटी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बोल रहे हैं कि ये सब तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का दिखाओ, और ध्यान सुनना, एक सिंगल आइटम दिखाओ, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस करके, सिंगल आइटम यहाँ पे, और ये टोटल हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये क्या हो गया, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। भाई प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस को कह रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होगा, आप कोई अपनी बिजनेस का कंपोनेंट क्यों बेचना चाहोगे, नॉर्मली ऐसा होगा कि लॉस हो रहा होगा इसलिए बेचना चाहोगे। ठीक है, लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, क्लियर क्या, और इस प्रॉफिट या लॉस का अब आप सेपरेट एनालिसिस करके दिखाओ। सेपरेट एनालिसिस कैसे, या तो इसको आप क्या करो, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस है ना, सिंगल फिगर दिखाया है, इसको आप एनालाइज करके दिखाओ कि सेल्स कितनी है, वापस से यही वाला बना दो पूरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, ठीक है, फिर जीपी, फिर एडमिन कॉस्ट, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में क्या करना पड़ेगा हमें, जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है उसके अंदर पहले तो सारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का दिखाओ, और एक लास्ट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस सिंगल फिगर की तरह दिखा दो, और इस सिंगल फिगर को आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालाइज करके दिखा दो। या तो ऐसे कर दो, या फिर आप पी एंड एल के फेस पे ही क्या करो, ऐसे दो कॉलम बना लो, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और टोटल, और दोनों का अलग अलग दिखाओ, सेल्स, COGS, समझ गए, सब चीज़ें फिर ऐसे अलग अलग दिखाओ। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का अलग दिखा रहे हैं पी एंड एल, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
हमारे शोल्डर्स को पता रहे कि यार ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है ना, अब बिकने वाला है, ये डीसीओ क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, बिकने वाला है। तो इसके जो अभी जो रिजल्ट्स हैं, मतलब अभी जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है, वो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रहने वाला। ठीक है, तो इन्वेस्टर को ये पता रहना चाहिए। तो इन्वेस्टर उस हिसाब से डिसीजन ले कि अगर अभी लॉस है तो ये फ्यूचर में लॉस नहीं होने वाला क्योंकि ये डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, या अभी कोई इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो ये डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो ये प्रॉफिट अब फ्यूचर में नहीं रहने वाला। तो हम पहले से ही उसको बता रहे हैं। क्लियर क्या? अच्छा, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे देखो पीएनएल है, इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के साथ दिखा दो। जैसे पहले तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बात कर लो, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपीए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट मतलब है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिर क्या करो, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और इसका फिर एनालिसिस अलग से कर दो। क्लियर क्या? जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट वैलेंटीन produce cards and sell roses. However, halfway through the year ended 31st March 2006, the rose business was closed and the assets sold off. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रोज बिजनेस हमने क्या किया, बंद कर दिया और असेट्स हमने बेच दी। incurring losses on the disposal of the non-current assets of 76,000 and redundancy cost of 37,000. अब क्या बोल रहा है कि जब असेट्स हमने बेची तो इस पे बेचने पे खर्चा कितना हो गया, लॉस हो गया 76,000 का, और रिडेंडेंसी कॉस्ट मतलब एम्प्लॉयज वगैरह को हटाने की ये सब कॉस्ट 37,000 की आ गई। द डायरेक्टर रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस एट अ कॉस्ट ऑफ $98,000। ये पता है आपको, F7 का क्वेश्चन है। तो आपसे बोल रहा है कि दो बिजनेस है, दो बिजनेस में से हम कौन सा बिजनेस बंद करना जा रहे हैं, रोज बिजनेस, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और बंद कर भी दिया है, द बिजनेस वॉज क्लोज्ड। एक चीज ध्यान रखना, जब हम असेट्स हेल्ड फॉर सेल की बात कर रहे थे तो उसमें हम असेट्स को बेचने वाले थे, है ना, लेकिन जब हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं डीसीओ की, तो उसमें क्या लिखा है, डीसीओ इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटिटी दैट हैज बीन सोल्ड और इज क्लासिफाइड एज असेट हेल्ड फॉर सेल। या तो हमने बेच दिया है या बेचने वाले हैं। मतलब डीसीओ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमने बेच दिया है ना उसको करंट ईयर के अंदर, तो भी उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो हम सेपरेट करके दिखा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे तो ये बेच ही दिया, लेकिन फिर भी इसको सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा। अब रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर इंफॉर्मेशन क्या रखी है, अदर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू बी एलोकेटेड टू कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या है, कार्ड्स, जैसे फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स। ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006। पहले अपन P&L बनाते हैं, बताओ कैसे बनेगा, हेड डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर? सबसे पहले आप फोकस करो केवल कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो रेवेन्यू कितनी है आपकी, रेवेन्यू है 650 की। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 320 की। डिस्ट्रीब्यूशन और एक एडमिन कॉस्ट है ना, ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देते हैं तो जीपी आ जाता है, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है ना, -60 और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है 120, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया एक तरीके से, PBIT। अब इसमें से फाइनेंस कॉस्ट लेस कर देंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आ गया वैसे प्रॉफिट, 320 माइनस 160 और 120, 150। इंटरेस्ट कितना है, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है बताओ, 17। क्वेश्चन में लिखा था ये जो पूरी की पूरी एलोकेट करनी है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में, मतलब कार्ड्स वाले बिजनेस पे। ठीक है, और टैक्स कितना है 31 का। और क्वेश्चन में देखो क्या है
क्वेश्चन में बोल रहा था ऊपर कि द रोज बिजनेस वॉज क्लोज एंड द असेट्स सोल्ड ऑफ इनकरिंग लॉसेज ऑन द डिस्पोजल ऑफ द नॉन करंट असेट्स एंड रिडंडेंसी कॉस्ट, द डायरेक्टर रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस एट अ कॉस्ट ऑफ 98,000। द डायरेक्टर्स रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस, डायरेक्टर ने सोचा यार अभी ये बिजनेस तो चल रहा है, बाद में इसको भी बंद हो जाए तो इसलिए इस पर थोड़ा सा खर्चा किया जाए, तो उसने 98,000 का रीऑर्गेनाइजेशन खर्चा किया। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया आपके पास, 150 माइनस 17 31 माइनस 98। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितना आ गया, 4 का। अच्छा, अब सिंगल आइटम की तरह हमें दिखाना पड़ेगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। बट अभी तो हम सिंगल आइटम की तरह दिखा देंगे, लेकिन इसको हमें एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक अलग से, जैसे इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं, देखो 320 माइनस 150 माइनस 90 माइनस 110। ठीक है, ये सब चीजें लेस हो जाएगी इसमें से। और क्या लेस होगा, लॉसेज इनकर्ड करे आपने डिस्पोजल के टाइम पे 76,000 के, और एक रिडंडेंसी कॉस्ट आई 37,000 की। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गया, इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस से। तो 320 माइनस 150 माइनस 90 माइनस 110 माइनस 76 माइनस 37 मीन्स 143 का यहाँ पे एक तरीके से लॉस आ गया। तो 143 का लॉस और 4 का प्रॉफिट, तो अपने पास लॉस कितना आ गया, 139 का लॉस आ गया। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना, 139 का, ऐसे करके दिखा देंगे। ठीक है, और ये लॉस है फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 4 का, मीन समझ गए होंगे आप। ठीक है, आराम से। और ये जो 143 है इसका हम ब्रेकअप कैसे दिखा देंगे, ऐसे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर ऑपरेटिंग लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल और रिडंडेंसी कॉस्ट। मतलब ये तो ऑपरेटिंग लॉस आ गया माइनस करने के बाद, फिर लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया और रिडंडेंसी कॉस्ट। ठीक है, ये हमने बिजनेस अभी बेच दिया है। आपको याद है, अगर याद हो तो IAS 37 प्रोविजंस वाला जब हमने पढ़ा था, तो हमने बोला था रिडंडेंसी कॉस्ट जो होती है इसका प्रोविजन बनता है। बट इस क्वेश्चन में क्यों प्रोविजन क्यों नहीं बना, क्योंकि ये तो एक्चुअल हो चुका है ना ऑलरेडी, बिजनेस तो आप बेच चुके हो। बट अगर बेचने वाले होते असेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, तो उस केस में रिडंडेंसी कॉस्ट का फिर हम प्रोविजन बनाते हैं IAS 37 के हिसाब से। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है ये, लेकिन SBR का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, क्या कह रहा है ये, देखो क्वेश्चन सिंपल है, मतलब आपको सिंपल ये बात याद रखनी है कि जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है तो P&L में चेंजेस आता है मेनली, बाकी सारे जो चेंजेस हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो पार्टवे इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2006। द कंपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी इज इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, मेन काम क्या है इसका, ट्रैवलिंग, मेनली सेलिंग पैकेज हॉलीडेज फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन, जैसे यात्रा.com वगैरह, मेक माई ट्रिप, टू द जनरल पब्लिक थ्रू द इंटरनेट एंड द रिटेल ट्रैवल एजेंसीज। तो ये कैसे बेचते हैं पैकेज को, एक तो इंटरनेट के थ्रू बेचते हैं, और इनके कहीं पे ऑफिसेज होंगे तो रिटेल ट्रैवल एजेंसी बोल रहे हैं इसको। ड्यूरिंग द करंट ईयर द नंबर ऑफ हॉलीडेज सोल्ड बाय द ट्रैवल एजेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द डायरेक्टर डिसाइडेड at the board meeting on 15th October 2006 to cease marketing holiday through its chain of travel agents and sale of the related high street premises। क्या बोल रहा है बताओ, ये बोल रहा है कि ना इनकी सेल जो दो तरीके से होती है, एक तो इंटरनेट के थ्रू होती है और ये इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, इनकी बिल्डिंग्स वगैरह ले रखी हैं इन लोगों ने, तो उधर से होती है, ट्रैवल एजेंट्स हैं। तो बोल रहा है जो ट्रैवल एजेंट्स जो बैठे हैं फिजिकली बिल्डिंग लेके, उनकी अब सेल्स कम हो गई है,
और डायरेक्टर ने 15 अक्टूबर 2006 मतलब ईयर एंड से पहले डिसाइड कर लिया क्या कि हम अपने बिजनेस को इस वाले पार्ट को हम क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे? ट्रैवल एजेंट वाले पार्ट को। ठीक है ना, इंटरनेट वाला तो चलता रहेगा। इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग द ट्रैवल एजेंसी स्टाफ एंड सप्लायर वर नोटिफाइड ऑफ द सिचुएशन एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन द प्रेस। बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता हो तो असेट हेल्ड फॉर सेल की कंडीशन पहली कि असेट इज अवेलेबल इन द प्रेजेंट कंडीशन फॉर सेल, फर्स्ट तो ये, और सेल इज हाईली प्रोबेबल सेकंड कंडीशन। तो सेल इज हाईली प्रोबेबल लग रही है नहीं लग रही? अब बताओ, क्योंकि अब इसने ये सिचुएशन जो है ये बेचना जा रहा है ट्रैवल एजेंसी वाला बिजनेस अपना पार्ट, उसको इसने सप्लायर्स को भी बता दिया, प्रेस तक में अनाउंस कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। द डायरेक्टर विशेस टू शो द ट्रैवल एजेंसी रिजल्ट एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 अक्टूबर 2006। क्वेश्चन ध्यान समझना, ये असेट हेल्ड फॉर सेल तो है ही, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोमाइसिस को बेच रहे हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, और ये सेल प्रोबेबल भी नज़र आ रही है, असेट इमीडिएटली सेल कंडीशन प्रेजेंट के अंदर भी अवेलेबल है, सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। अब मेन इशू ये आता है, क्या ये असेट हेल्ड फॉर सेल को, ध्यान सुनना क्या बोल रहा है ये, मेन इशू ये आता है क्या ये असेट हेल्ड फॉर सेल को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान सकता है क्या? ये इशू आता है भाई। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? मेजर लाइन ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा है वर्ड? सेपरेबल होना चाहिए या सेपरेट होना चाहिए। देखो क्या वर्ड लिखा है, वर्डिंग्स क्या लिखी है, कंपोनेंट सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, आइदर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस और लोकेशंस। तो बताओ क्या सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है क्या ये? इसका इनका काम क्या है? ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग ये दो तरीके से बुक करते हैं, इंटरनेट के थ्रू और इनके एजेंट्स के थ्रू जो इन्होंने फिजिकल लोकेशन ले रखी है वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या ये पार्ट सेपरेट लाइन ऑफ कंपोनेंट है क्या? मेजर सेपरेट लाइन ऑफ कंपोनेंट, ये आपको डिसाइड करना है। ये असेट हेल्ड फॉर सेल तो है, लेकिन अगर ये भी हो गया मेजर सेपरेट लाइन ऑफ कंपोनेंट तो ये डीसीओ क्लासिफाई कर जाएगा, और डीसीओ क्लासिफाई करते ही पीएनएल के अंदर भी जो प्रेजेंटेशन है चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब ये स्टैंडर्ड थोड़ा समझ में आना चाहिए। ड्यू टू द डिक्लाइनिंग बिजनेस ऑफ द ट्रैवल एजेंट ऑन 1 अगस्त 2006 पार्टवे expanded its internet operations to offer car hire facility to purchaser of its internet holiday। ये बोल रहा है कि थोड़ा ये फ्लैशबैक में चला गया। ठीक है, जैसे मूवी को रिवाइंड कर दी इसने, 31 अक्टूबर 2006 की बातें कर रहा था, अब ये थोड़ा पहले चला गया। बोल रहा है कि इसको पहले आभास हो गया था, पहले पता लग रहा था कि इसका जो ट्रैवल एजेंट वाला बिजनेस है वो गिर रहा है, तो इसने बोला कि जो भी इंटरनेट के थ्रू इसके कस्टमर आएंगे है ना, उनको ये कार हायर फैसिलिटीज़ का भी ऑप्शन देगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो जाते हैं ना अपन कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो बोले बाइक हायर कर लो, कार हायर कर लो, लद्दाख वगैरह जाते हैं तो इस तरीके से बोल रहा है ये। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पार्टवे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ईयर एंडेड। अब क्या एक्सट्रैक्ट दे रखा है? इंटरनेट, ट्रैवल एजेंसी, कार हायर और टोटल। ये किधर की बात कर रहा है? 31 अक्टूबर 2006 की। अब आप देख रहे हो, और ये 31 अक्टूबर 2005 है, पिछला साल है। इसने जो इंटरनेट, ट्रैवल एजेंसी और कार हायर, आपको ट्रैवल एजेंसी फोकस करो, इसका अलग से पीएनएल बना रखा है, मतलब इसको अलग से दिखा रखा है। क्लियर क्या? मुद्दा क्या है अपना क्वेश्चन के अंदर? क्या ये डीसीओ क्लासीफाई होगा क्या? डीसीओ कब क्लासीफाई होगा? जब ये मेजर सेपरेट लाइन ऑफ कंपोनेंट है तब। तो मैं अभी आपसे आंसर जानना चाहता हूं कि डीसीओ आप क्लासीफाई करोगे नहीं करोगे इसको? द रिजल्ट फॉर द ट्रैवल एजेंसी फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2005 वर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो 31 अक्टूबर 2005 का टोटल दे रखा है, अगर इसको ब्रेक करें तो ऐसा है
कि ट्रैवल एजेंसी से जो है 18,000 की सेल्स है और बाकी 22,000 किससे होगी, इंटरनेट होगी। और पहले तो कार हायर था ही नहीं, कार हायर तो इन्होंने अभी चालू किया है, ठीक है। तो इसको ऐसे ब्रेक करके, मतलब ये जो है अपने सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, किसके, ट्रैवल के और इंटरनेट के। कार तो अभी नया नया आया है। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ बोथ नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द डीसीओ। आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई, डेफिनेशन बताओ नॉन करंट असेट्स की, हेल्ड फॉर सेल की और डीसीओ की, और यूजफुलनेस बताओ कि डीसीओ का दिखाने का फ़ायदा क्या होता है। तो मैंने बताया ना क्या फ़ायदा होता है कि हम ये फ्यूचर में बिजनेस काम नहीं करने वाले, तो हमारे इन्वेस्टर को ये बात पता रहनी चाहिए पहले से ही। डिस्कस वेदर द डायरेक्टर विशेस टू शो द ट्रैवल एजेंसी रिजल्ट एज अ डीसीओ इज जस्टिफाइबल और नॉट। बोल रहा है कि क्या ट्रैवल एजेंसी वाला जो बिजनेस है उसको हम डीसीओ मान सकते हैं या फिर असेट हेल्ड फॉर सेल ही चलने दें। ठीक है, पहले ये दो आंसर बताओ, फिर थर्ड वाला बाद में पढ़ते हैं। तो देखो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये वो असेट्स होती है जो जिससे हम प्राइमरी यूज से पैसा नहीं कमाना चाहते, हम इसको सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। फिर डीसीओ की डेफिनेशन लिख सकते हो और फिर इसका यूजफुलनेस जो मैंने भी बताया वो डिस्कस कर सकते हो कि भाई इससे फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टर्स को जानकारी मिलती है। डिस्कस वेदर द डायरेक्टर विशेस टू शो द ट्रैवल एजेंसी। अब बात ये करनी है कि डीसीओ है या नहीं है। देखो डीसीओ होने के लिए सेपरेट लाइन ऑफ कंपोनेंट, मेजर सेपरेट लाइन ऑफ कंपोनेंट होना जरूरी है। तो ये सेपरेट लाइन है क्या, सेपरेट है, कैसे, देखो एक तो ये दोनों कैसे पता लग रहा है, फाइनेंशियल से भी पता लग रहा है। ये अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, इंटरनेट के भी और ट्रैवल के भी, ठीक है। तो ये सेपरेट है। प्लस भले ही ये ट्रैवल बिजनेस है लेकिन इंटरनेट पे काम करना और फिजिकल काम करना दोनों की दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। मैं बात करूं सिंपल, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन भी है और ऑफलाइन भी है। कोविड से पहले ऑफलाइन काफ़ी चलता था, आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चलता है, ठीक है। और दोनों का हम हिसाब किताब मेंटेन अलग करते हैं। अब हमने क्या किया, ऑफलाइन बहुत कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया, और ऑनलाइन ज़्यादा कर दिया। क्या दोनों के अंदर पढ़ाने के तरीके अलग अलग है क्या, बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पे हम सिस्टम, हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट ऑनलाइन के अंदर कौन होता है, हमारा कैमरा, ठीक है। और ऑफलाइन के अंदर तो हमारे सामने स्टूडेंट होते हैं। ऑनलाइन के अंदर हम स्टूडियो के अंदर बैठ के बिल्कुल अलग से काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब सेपरेट बिल्कुल अलग ही स्टाफ चाहिए होता है जो पूरा ये सब हैंडल कर सके। और ऑफलाइन के अंदर अलग तरीके से काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये डीसीओ में क्लासीफाई होने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज है। और जैसे देखो सेल प्रोबेबल है या नहीं है ये तो पता लग ही रहा है, क्योंकि इसने सप्लायर्स को नोटिफिकेशन दे दिया है, अनाउंसमेंट प्रेस के अंदर भी कर दी है। क्लियर क्या, चलो अब बात आती है प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं जरा। अज्यूम द क्लोजर ऑफ ट्रेवल एजेंसी इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L टुगेदर विद द कंपेरेटिव्स। शो द रिक्वायर्ड एनालिसिस ऑफ द डीसीओ। तो एनालिसिस भी करके दिखाना है और P&L भी बना के दिखाना है। तो चलो पहले P&L बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपेरेटिव्स के साथ बोला है तो पहले 2006 आ गया, फिर इधर रख देंगे 2005। सबसे पहले क्या लेंगे, रेवेन्यू। अच्छा अब देखो रेवेन्यू किस किस की लेंगे, इंटरनेट की और कार की। किसको अलग कर लेंगे, ट्रेवल वाले को अलग कर लेंगे, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो 23, 22 और 2 25,000। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो 18,000 प्लस 1,500 मीन्स 19,500। तो क्या आ गया, 5,500। जीपी, ठीक है। तो ये 5,000 प्लस 500।
ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 1100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 4400, और ये बिफोर टैक्स है तो पीबीटी अपन लिख देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ये क्या है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये तो अपन को पता ही है, प्रॉफिट नहीं है लेकिन लॉस है यहाँ पे ना, तो इसको कर देंगे लॉस। ठीक है, प्रॉफिट काट के अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉस। लॉस कितना आ रहा है 4000 का लॉस आ रहा है, और टोटल कितना आ रहा है 400 का प्रॉफिट आ रहा है लास्ट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ईयर 2005, मतलब पिछला ईयर जो है 2005, उसमें कैसे काम करेंगे। देखो 40,000 की रेवेन्यू है टोटल, इसमें से हम हटा देते हैं कौन सा, ट्रैवल वाला बिजनेस अपना। ठीक है, तो इंटरनेट वाला आ जाएगा ओनली, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। तो 40,000 माइनस 18,000, 22,000 की सेल्स हो गई, 32,000 माइनस 15,000, 17,000 का क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, 5,000 का जीपी आ गया, और 2,000 माइनस कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1500, तो कितना आ गया एक्सपेंस 500, तो 4500 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना है 6,000 पिछले साल का, और ट्रेवल से कितना प्रॉफिट हुआ है 18,000 माइनस 15,000 माइनस 1500 मीन्स 1500 का। ठीक है, तो ये टोटल अपने पास कितना आ गया 6,000। ये क्या हो गया, ये ट्रैवल वाला हो गया, यहां तक इंटरनेट वाला हो गया। ठीक है, अब हमें 4,000 और 1500 का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस शो करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस कैसे शो करते हैं, एनालिसिस कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल दोबारा पिंडल बना के दिखाना है, लेकिन कहाँ दिखा देंगे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे सेल्स दिखा देंगे 14,000 की और 16,500 का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखा देंगे। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखा देंगे 1500 का, तो 4,000 का लॉस आ जाएगा। ये जीपी आ गया, ग्रॉस लॉस कह दो इसको। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया और टोटल लॉस आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, वो पिछले साल में क्या करेंगे 18,000 और 15,000, 3,000, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 1,500 की। तो ऐसे करके इसको एनालिसिस करके दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ज्ञान की बातें लिखेगा, जैसे क्वेश्चन के अंदर चालू किया इसने नॉन करंट असेट्स की डेफिनेशन देना, फिर डीसीओ की डेफिनेशन देना। ठीक है, फिर ये कंडीशंस बता दी कि कंडीशंस क्या क्या होती है। फिर सेकंड के अंदर आ गया, सेकंड पॉइंट के अंदर ये डीसीओ क्यों है ये एक्सप्लेन कर रहा है। सी पॉइंट के अंदर इसका मेन पार्ट आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हम इसके जो डिस्क्लोजर्स वाला पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार पहले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये है ना, देखो क्वेश्चन कापलान के एग्जाम किट का है। ठीक है, एसबीआर का ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एट 31 अगस्त 2006 इवॉल्व कंट्रोल्ड अ होली ओन्ड सब्सिडरी रिसोर्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इवॉल्व एक रियल एस्टेट कंपनी है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और 31 अगस्त के ईयर एंड है इसका। ठीक है, उसकी डिटेल दे रखी है। तो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है रिसोर्स, हुज ओनली असेट्स वर लैंड एंड बिल्डिंग विच वर ऑल
measured in accordance with the IFRS. On 1st August 2006, Evolve published a statement stating that a binding offer for sale of resource has been made and accepted, and at that date the sale was expected to be completed by 31st August 2006. 1 अगस्त को क्या है कि एक इसने स्टेटमेंट पब्लिश किया. क्या स्टेटमेंट पब्लिश किया कि बाइंडिंग ऑफर हो चुका है रिसोर्स को बेचने का, मतलब इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी उसको बेचने का ऑफर हो चुका है और सेल भी हो जाएगी 31 अगस्त 2006 को. द नॉन करंट असेट्स ऑफ द रिसोर्स वर मेजर्ड एट लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट और द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट 31 अगस्त 2006. इसका क्या मतलब है कि इसने ये लोअर पे वैल्यूएशन चालू भी कर दिया, मतलब IFRS 5 लगा भी दिया. ठीक है ना, बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस इन द बाइंडिंग ऑफर. ठीक है, तो फेयर वैल्यू उसने सेलिंग प्राइस से उठा ली होगी. दिस मेजरमेंट वॉज मेड इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 5. नाम से वैसे ही पता लग रहा है फॉर्मूला देख के. However, Evolve did not classify the non-current assets of resource as held for sale in the financial statement at 31st August 2006. ये बोल रहा है लेकिन इसने IFRS 5 लगा तो दिया ऊपर, बट अभी तक इसने ना नॉन करंट असेट्स में क्लासीफाई नहीं किया इसको हेल्ड फॉर सेल के अंदर. क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर वर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द नेगोशिएशन विद द बायर एंड अ रिस्क दैट एग्रीमेंट वुड नॉट बी फाइनलाइज. क्योंकि ये ना अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, बायर के साथ नेगोशिएशन चल रहा है लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और थोड़ा सा एक रिस्क है. देयर वॉज नो डिस्क्लोजर ऑफ दीज अनसर्टेनिटी एंड द ओरिजिनल एग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड ऑन 20 सितंबर 2006. अब ये क्या बोल रहा है बताओ? ये बोल रहा है कि 31 अगस्त 2006 को इवॉल्व की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी, उसके पास केवल लैंड एंड बिल्डिंग है. ठीक है, जिसको ये IFRS के हिसाब से मेजर करता है. फिर ये फ्लैशबैक में चला गया. फिर ये बोलता है 1 अगस्त 2006 को इसने अपनी सब्सिडरी को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. ठीक है ना, और इसने अपनी सब्सिडरी को लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू पे दिखाना भी चालू कर दिया. IFRS 5 लगा के मेजर भी करना चालू कर दिया. लेकिन 31 अगस्त 2006 को इसने अभी इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं किया है. इससे पूछा भाई क्यों नहीं क्लासीफाई किया, तो उसने बोला कि अनसर्टेनिटी है, कुछ रिस्क है कि एग्रीमेंट पूरा होगा ही नहीं होगा. तो अब बताओ कि ये IFRS 5 के हिसाब से क्लासीफाई होगी नहीं होगी? देखो, IFRS 5 ये नहीं बोलता कि 100% एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, आपकी एसेट जो है बिल्कुल एग्री हो आप. वो सिंपल ये बोलता है कि सेल इज हाईली प्रोबेबल. वो सिंपल क्या बोल रहा है? सेल इज हाईली प्रोबेबल. वो ये थोड़ा बोल रहा है कि बिल्कुल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए. ठीक है ना, उसमें कोई अनसर्टेनिटी रिस्क नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा उसने कहीं पे भी. वो सेल इज हाईली प्रोबेबल बोल रहा है. अब सेल इज हाईली प्रोबेबल है, ये पता लग रहा है कि आपका बाइंडिंग ऑफर हो चुका है. ठीक है, ऑफर एक्सेप्ट भी कर दिया है आपने. ठीक है, और आपको एक्सपेक्टेड भी है कि ये सेल कंप्लीट हो जाएगी. नहीं हुई कंप्लीट ईयर एंड में तो क्या हो गया भाई? विद इन द 1 ईयर तो हो ही जाएगी ना. ये तो 1 महीने का ही टाइम दे रहा था और टाइम तो 1 साल का है. और सेल इज हाईली प्रोबेबल है, एक बाइंडिंग ऑफर भी हो चुका है. और दूसरी बात, जब ये IFRS 5 इस पे इसके हिसाब से असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखा रहा है ना, इसमें ये बोल रहा है ना कि इट डज नॉट क्लासीफाई द असेट नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल. तो फिर ये जो वैल्यू कर रहा है, कैसे वैल्यू कर रहा है? लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. तो ये वैल्यू भी नहीं कर सकता फिर तो भाई. अगर ये IFRS 5 के हिसाब से असेट हेल्ड फॉर सेल दिखाएगा तो ही तो ये वैल्यू कर सकता, तो ही तो ये IFRS 5 का फॉर्मूला लगा सकता है. और ये ना क्लासीफाई तो कर नहीं रहा लेकिन ये फॉर्मूला लगा रहा है, तो ये गलत है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि IFRS 5 में ऐसा नहीं बोल रहा कि सेल कंफर्म हो जानी चाहिए, बस सेल इज हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए. ठीक है, और एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मान लो ईयर एंड इसका है, या एक जनरल बात कर रहा हूं मैं आपको, जैसे ईयर एंड है 31 अगस्त 2006 सपोज करो, एक जनरल बात है. और हमारा यहां तक कोई भी बेचने का प्लान नहीं था किसी भी एसेट्स को. ठीक है, ये ईयर एंड हो गया और यहां पे अकाउंट्स का अप्रूवल हो रहा है 30 नवंबर मान लो आप.
और इस पीरियड के दौरान हमारा असेट्स को अब बेचने का प्लान बन गया, है ना। हमने असेट्स को हेल्ड फॉर सेल बोला, हम असेट्स को बेचेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्लान नहीं था, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। हाँ, अगर ये मेजर बात है, असेट हेल्ड फॉर सेल कुछ मेजर है, मटेरियल चीज है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर क्या? बट ये है हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर पढ़ सकते हो कि IFRS 5 स्टेट्स दैट असेट प्राइमरी, ये ज्ञान की बातें करने लग गया, ठीक है। क्या बोल रहा है? IFRS 5 does not require the existence of binding sales agreement in order to classify a non-current asset as a held for sale, but only a high probability of its occurrence. वो क्या बोल रहा है? केवल हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए भाई, बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हमें, ठीक है। और मैनेजमेंट कमिटेड टू द प्लान होनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे देखो, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है, ठीक है, तो पब्लिकेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो ये सब क्या दिखा रहा है? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल दिखा रहा है, ठीक है। तो चाहे भले ही अनसर्टेनिटी है बाद में, लेकिन ट्रांजेक्शन जो है 31 अगस्त को हाईली प्रोबेबल है, तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? हेल्ड फॉर सेल मानना पड़ेगा। बाकी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, कोई मतलब नहीं आगे पढ़ने का। एक और क्वेश्चन है, मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं दे सकता आपको, है ना, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है, दूसरे स्टैंडर्ड भी मिक्स हैं, तो मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट निकाला है। ऐसे एक और क्वेश्चन है, प्लान टू क्लोज एंड सेल स्टोर्स। देखो जरा क्या बोल रहा है, ये भी काप्लान के एग्जाम किट का क्वेश्चन है, SBR का। Corbel company approved and announced a plan to close and sell all the 6 Italian store on 31st December 2007. The 6 store will close after the liquidation sale, which will last for 3 months. Liquidation sale क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार कि आपकी कॉलोनी में कोई दुकान बंद होने वाली होती है, तो वो सेल का बोर्ड लगा देती है और वो बोल देती है कि भाई अब हम जाने वाले हैं, इसलिए हम बहुत ही सस्ते रेट पे माल बेचेंगे, ठीक है ना। और जिसको लेना है वो फटाफट ले लो, ठीक है। हम केवल खत्म करने के लिए गुड्स को कम रेट पे बेच रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन सेल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके इटली में स्टोर्स हैं और बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, उसको ये सबको बेच रहा है। कितने स्टोर्स बेच रहा है? 6 स्टोर्स बेच रहा है, ऑल 6 स्टोर्स। क्लियर? बस बेचने से पहले ये लिक्विडेशन सेल वहां पे अनाउंस कर चुका है, ठीक है। और जो लिक्विडेशन सेल्स कितने महीने चलेगी? 3 महीने। द मैनेजमेंट हैज कमिटेड टू अ फॉर्मल प्लान फॉर द क्लोजर ऑफ द 6 स्टोर्स एंड हैज ऑल्सो स्टार्टेड अ एक्टिव सर्च फॉर सिंगल बायर फॉर देयर असेट्स। मैनेजमेंट ने बायर भी ढूंढना चालू कर दिया है और मैनेजमेंट कमिटेड भी है प्लान की तरफ। द स्टोर आर बीइंग क्लोज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डिमांड जनरेटेड बाय कॉर्बल इंटरनेट सेल्स। बोल रहा है कि कंपनी की खुद की जो सेल्स है इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा हो रही है, और अब हम क्या करेंगे? स्टोर्स को बंद कर देंगे। वही ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर आजकल हर जगह वही है। द लोकल न्यूज़पेपर हैज़ रिटन एन आर्टिकल सजेस्टेड दैट अप टू 30 स्टोर्स में बी क्लोज विद अ लॉस ऑफ 500 जॉब्स अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 5 years. The director of Corbel have denied that this is the case. बताओ, पहले तो आप इधर तक की कहानी बताओ, न्यूज़पेपर की तो बात बाद में करते हैं, पहले ये वाला बताओ, क्या ये असेट हेल्ड फॉर सेल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आप यहाँ पे 6 स्टोर्स अपने बंद कर रहे हो, आपने एक्टिव सर्च भी चालू कर दी है, ठीक है, और सेल इज हाईली प्रोबेबल है क्योंकि आपने अभी लिक्विडेशन सेल भी अपनी चालू कर दी है, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है कि सेल इज हाईली प्रोबेबल, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन तो फुलफिल कर रही है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चलो असेट हेल्ड फॉर सेल है, ये तो साफ पता लग रहा है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी है क्या? DCO भी? तो आप क्या बोलोगे? यस सर। क्यों DCO क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं DCO प्रोडक्ट वाइज हो,
डीसीओ जोग्राफिकल वाइज भी हो सकता है, मतलब एरिया वाइज भी हो सकता है। भाई आप अपने पूरे सारे इटालियन स्टोर बंद कर रहे हो, 6 की 6, ठीक है, तो ये क्या है, एक बड़ा कंपोनेंट है, पूरा इटली वाला अपना बिजनेस क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ठीक है, तो ये डीसीओ में भी क्लासीफाई होगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि लोकल न्यूज़पेपर कह रहा है कि और आपके जो वर्ल्ड में दूसरे स्टोर हैं, 30 स्टोर्स हैं, वो भी क्लोज हो सकते हैं और 500 लोगों की जॉब जा सकती है अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो लोकल न्यूज़पेपर के कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, और डायरेक्टर्स ने भी मना कर दिया, तो डायरेक्टर्स नॉट कमिटेड अबाउट दिस प्लान, ठीक है, तो डायरेक्टर अगर मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है तो फिर वैसे भी मतलब सेल इज नॉट हाईली प्रोबेबल। तो लोकल न्यूज़पेपर के लिखने से कुछ नहीं होता। तो सॉल्यूशन में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्या इसके बाद, बीच में है शायद एक और क्वेश्चन, देख लेते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी है, जरा इसको भी खत्म करते हैं, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। TU2 ये SBR के कापलान का स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, द पोर्तुगल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैड अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ एंड ऑफ 30 जून 2004। तो ये पोर्तुगल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसका ईयर एंड कब होता है, 30 जून 2004 को। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑथोराइज 3 मंथ लेटर, 3 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज होंगे, ठीक है। द ग्रुप इज डिस्पोजिंग ऑफ मैनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज, ईच ऑफ विच इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया। बताओ ये क्या बोलना चाहता है, यह आपसे कुछ चीख चीख के एक बात कहना चाहता है। बताओ क्या बात करना चाहता है, कि ये सब क्या हो सकते हैं, डीसीओ हो सकते हैं, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है या जोग्राफिकल एरिया है। अब क्या क्या बेच दिया इसने, अ सब्सिडरी इंग्लैंड वॉज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2004। 30 जून के अकाउंट्स बना रहे हैं अपन 2004 के, और ये ऑलरेडी जनवरी में ही इंग्लैंड की एक सब्सिडरी बेच चुका है। बताओ ये डीसीओ होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डीसीओ में चाहे वो चीज अभी सेल होने वाली है या फिर हो चुकी है, दोनों आती है, तो ये तो हो चुकी है तो भी आएगी। ऑन 1 जनवरी 2004 एन अनाउंसमेंट वॉज मेड दैट देयर वर एडवांस नेगोशिएशन टू सेल सब्सिडरी स्विट्जरलैंड एंड that subject to regulatory approval, this was expected to be completed by 31 अक्टूबर 2004। बताओ क्या ये असेट हेल्ड फॉर सेल है क्या, मतलब डीसीओ तो चलो है ही, हो गई, लेकिन क्या ये असेट हेल्ड फॉर सेल है क्या, मींस कंडीशंस मेट कर रही है क्या पूरी की पूरी, बिल्कुल सर कर रही है। देखो हमने 1 जनवरी 2004 को एक अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, कि हम अपनी सब्सिडरी जो स्विट्जरलैंड के अंदर है उसको बेचेंगे, और उसके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, हमारे बायर के साथ चल रहे होंगे, बस रेगुलेटरी अप्रूवल आना बाकी है। तो देखो रेगुलेटरी अप्रूवल जो है ये एक माइनर पॉइंट होता है, मतलब इसकी वजह से आप, जैसे वो 2 कंडीशन थी पहली, क्या कि असेट इज हेल्ड अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली, ठीक है ना, तो उसमें अगर बहुत ही कोई मेजर काम बाकी है, जैसे असेट्स अभी हमने देखा था कि दीमक लग गई और उसको अभी ठीक कराना बाकी है, उससे पहले वो बिक नहीं सकता, तो ये तो होता है मेजर काम। लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल है और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल भी जाएगी आपको, है ना, तो देखो विद इन 1 ईयर मिल रही है, मिलने की उम्मीद है 1 जनवरी से 31 अक्टूबर। तो मतलब ये क्या है, सेल इज हाईली प्रोबेबल है और असेट इज अवेलेबल इमीडिएटली फॉर सेल है, ठीक है, और वैसे भी ये डीसीओ तो है ही, ऊपर क्या ही रहा था डीसीओ के लिए, तो ये भी हमारा डीसीओ असेट हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा। द बोर्ड हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल अ सब्सिडरी कॉल्ड फ्रांस। ये क्या कर रहा है, मतलब देखो पोर्तुगल का है, इंग्लैंड बेच चुका है, ठीक है, स्विट्जरलैंड बेचने के लिए रख दिया इसने, फ्रांस को बेच रहा है ये, ठीक है ना, पूरा यूरोप लगा रहा है ये ठिकाने, है ना। द बोर्ड हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल अ सब्सिडरी कॉल्ड फ्रांस, एजेंट हैव बीन अपॉइंटेड टू फाइंड अ सुटेबल बायर बट नन हैव येट इमर्ज्ड, ठीक है। द एजेंट एडवाइजेस दैट पोटेंशियल बायर आर डेटर्ड बाय द एक्सपेक्टेड प्राइस दैट पोर्तुगल होप्स टू अचीव। मतलब इन्होंने क्या है, जो पैसे हैं ना फ्रांस को बेचने के, वो ढंग के नहीं मांग रखे, अच्छे तरीके से नहीं मांग रखे, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्राइस मांग रहे हैं ये लोग, ठीक है। वही आपकी एसेट 10 लाख है
आप बेचना नहीं चाहते तो आप कितने रुपए मांगोगे उसके? 50 लाख मांगोगे, सामने वाला रेट सुनते ही भाग जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो जब आप प्राइस अच्छे नहीं मांग रहे हो तो इसको हम असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये नॉट हेल्ड फॉर सेल है। समझ रहे हो? अब एसबीआर में देखो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऑन 10th जुलाई 2004, थोड़ा सा ध्यान से है ना, 30th जून ईयर एंड हो चुका है हमारा। अनाउंसमेंट वॉज मेड दैट अनदर कंपनी सब्सिडरी क्रोशिया वॉज फॉर सेल, इट वॉज सोल्ड ऑन 30th सितंबर 2004। बताओ, ये ईयर एंड के बाद हो रहा है, ये ईयर एंड से पहले हो रही है ये बात? ये ईयर एंड के बाद हो रहा है। ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? क्या बताया था मैंने आपको इसके बारे में भी? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, ठीक है। तो इसको तो हम नॉट असेट, इन दोनों को तो लास्ट को हम नॉट हेल्ड फॉर सेल मानेंगे, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के दोनों, ये तो फर्स्ट हो ही चुका है सेल्ड, और सेकंड असेट हेल्ड फॉर सेल है। तो इंग्लैंड हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज पर IFRS 5। स्विट्जरलैंड इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज पर IFRS 5, दिस इज क्लियर इंटेंशन टू सेल, या देर इज क्लियर इंटेंशन टू सेल एंड सेल इज हाईली प्रोबेबल विद इन द 12 मंथ। फ्रांस इज नॉट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्योंकि रीजनेबल प्राइस का इशू है। और क्रोशिया इज नॉट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्योंकि ये ईयर एंड तक कोई ऐसी कंडीशन मीट नहीं करता था। अच्छा, अब एक पॉइंट और ध्यान से सुनो, देखो स्टैंडर्ड लगभग कंप्लीट है, ठीक है। ये सब जो भी पढ़ा ना अपन ने, ये सब F7 का था, मतलब कुछ भी अभी तक नया नहीं पढ़ा है अपन ने। नया अपन एक पॉइंट अब डिस्कस करेंगे, क्या कि सर अगर असेट्स जो है, हमने बोला क्या, एक कंडीशन होनी चाहिए कि 12 महीने के अंदर बिक जानी चाहिए। अगर विद इन 12 मंथ नहीं बिकी तो क्या होगा? विद इन 12 मंथ नॉट सोल्ड तो क्या होगा? तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भाई, एसेट क्यों नहीं बिकी? क्या ये रीजंस आउट ऑफ कंट्रोल थे क्या एंटिटी के? रीजंस जो थे असेट्स ना बिकने के, रीजंस बियॉन्ड आउट ऑफ कंट्रोल थे क्या? अगर रीजंस बियॉन्ड आउट ऑफ कंट्रोल थे, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल मतलब खुद के एंटिटी कंट्रोल नहीं करती है ऐसे रीजंस को, तो हम असेट्स को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते रहेंगे इवन आफ्टर 12 मंथ। समझ गया क्या बात को? अगर देखो इफ द सेल डज नॉट टेक प्लेस विद इन द 1 year, IFRS 5 स्टेट दैट एन asset कैन बी स्टिल क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ द डिले has been caused by event or circumstances beyond the entity control and there is sufficient evidence that the entity is still committed to sale। हम असेट को बेचना चाहते थे बट बीच में कोविड आ गया, ठीक है, और हमें बीच में जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है उसका ढंग से करने का मौका ही नहीं मिला, तो हमारी एसेट्स बिक ही नहीं पाई। लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं, अभी भी एसेट्स को बेचने के लिए। तो अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, तो भी हम असेट्स को क्लासिफाई करेंगे एज अ हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। अच्छा, अब सर मान लो कि असेट अगर हेल्ड फॉर सेल नहीं है तो क्या होगा? जैसे हम बोल रहे थे पहले तो कि हम असेट्स बेचेंगे, अब एकदम से हमारे मन को धक्का लग गया, ठीक है ना, हमें लगा कि यार असेट्स अब हम नहीं बेचेंगे, ठीक है ना, हमें प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी रीज़न हो सकता है, अब हमारे बस लग गई बात कि हम अब असेट्स को नहीं बेचेंगे, तो क्या होगा? तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे? तो बोलते हैं जब भी आप ये फैसला लो कि हम असेट्स को नहीं बेचेंगे, तो आप असेट्स को लोअर ऑफ फॉलोइंग दिखाओगे। या तो रिकवरेबल अमाउंट किस दिन की? जिस दिन आप असेट्स को अब बेचने का मना कर चुके हो, या फिर, ठीक है, या फिर कैरिंग अमाउंट क्या होती अगर हम इसकी अकाउंटिंग IFRS के अकॉर्डिंग नहीं करते, IFRS 5 के अकॉर्डिंग नहीं करते, IFRS 5 नॉट अप्लाइड। अगर IFRS 5 अप्लाई नहीं करते तो आप क्या होता? तो आप डेप्रिसिएशन लगाते, ठीक है, अमोर्टाइजेशन करते, रिवैल्यूएशन करना होता तो रिवैल्यूएशन करते, मतलब जो भी आप करते वो नॉर्मल तरीके से आप करो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, और दोनों में से लोअर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और अगर कोई डिफरेंस आता है वैल्यू का
तो उसको आप बुक कर लो इम्पेयरमेंट लॉस। आपकी कैरिंग अमाउंट से चेक कर लो, कैरिंग अमाउंट आ रही है 10 लाख, रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 9 लाख, और ये जो कैरिंग अमाउंट अगर हम IFRS 5 अप्लाई नहीं करते तो ये आती मान लो 7 लाख की। तो लोअर कितना हो गया 7 लाख, बुक्स में वैल्यू कितनी आ रही 10 लाख, 10 माइनस 7 3 लाख, 3 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लो। ठीक है, तो देखो, इफ द क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर सेल आर नो लॉन्गर मेट देन द एंटिटी मस्ट सीज टू क्लासीफाई द असेट्स और डिस्पोजल ग्रुप एज अ हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, तो फिर कैसे लोअर दिखाएंगे, इट्स कैरिंग अमाउंट बिफोर इट वॉज क्लासिफाइड एज अ हेल्ड फॉर सेल एडजस्टेड फॉर एनी डेप्रिसिएशन, amortization, revaluation that would have been recognized if it not been classified as a held for sale। भाई अपन ने अब डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दिया होगा ना, जब अपन ने इसको IFRS 5 के हिसाब से क्लासीफाई किया, तो बोले अगर IFRS 5 नहीं लगता तो आप डेप्रिसिएशन लगाते, अमोर्टाइजेशन करते, रिवोल्यूशन करते अगर होता तो वो सब कर लो नॉर्मल तरीके से, या फिर उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो दोनों में से लोअर पकड़ लो। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको P&L में डाल दो। क्लियर क्या? ये स्टैंडर्ड किस चीज़ के ऊपर बेस है आपको समझ में आया? ये स्टैंडर्ड जो है मेनली डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन पे बेस है ज़्यादा, ये ज़्यादा अकाउंटिंग की बात नहीं करता है। ठीक है ना, ये बोलता है कि एसेट हेल्ड फॉर सेल है, नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन आप फिर भी करंट एसेट्स में दिखाओ। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसका सेपरेट P&L एक तरीके से बना के दिखाओ, उसका एनालिसिस करो फिर P&L का, प्रॉफिट का। तो ये इसके ऊपर बेस है। डिस्क्लोजर्स क्या करने हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप, कौन कौन सी बेच रहे हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सेल्स और इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल रिकॉग्नाइज। तो डिस्क्लोजर तो नॉर्मल है। तो ये स्टैंडर्ड है ना, बहुत सिंपल है, ज़्यादातर बातें F7 की है, बस लास्ट में अपन ने एक आध बात नहीं करी है जो चेंजेस टू प्लान ऑफ सेल है, बाकी सब सेम है। SBR में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा नहीं आएंगे, इनका फोकस ज़्यादा रहता है कि आपको कंडीशंस हेल्ड फॉर सेल समझ में आ रही है क्या, अंदर से पूरी की पूरी डिस्पोजल ग्रुप की बातें समझ में आ रही है, ये सब चीज़ें इनके फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, थैंक यू।